जब तुम एनिमे वर्ड सुनते हो तो तुम में से कुछ के दिमाग में कार्टून्स की इमेज आती होगी एंड कुछ के दिमाग में वर्ल्ड क्लास सिनेमा की। तो क्या सच में एनिमे कार्टून होता है? अगर नहीं तो वो क्या चीज है जो इन दोनों में डिफरेंस लेके आती है? और वो क्या मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों को मजबूर कर देते हैं ये सोचने पे कि एनिमे और कार्टून एक ही हैं? और वो क्या चीज है जो कि एनिमे को यूनिक बनाती है बाकी फॉर्म ऑफ आर्ट से? ये सारी चीजें पता चलेंगी तुम्हें आज की इस वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो तुम अपने उन दोस्तों को भेज सकते हो जो कि एनिमे को कार्टून बोलते हैं या कार्टून समझते हैं। What is anime? The word anime comes from the English word animation. Anime और animation दोनों का मतलब सेम ही है, बस जापान के लोग एनिमेशन के शॉर्ट टर्म के लिए एनिमे वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन वेस्ट के लोगों को लगा कि जापानीज लोग वेस्टर्न एनिमेटेड शोज और जापानीज एनिमेटेड शोज में डिफरेंशिएट करने के लिए एनिमे टर्म का यूज करते हैं। और जैसा कि तुम लोगों को पता चल गया कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन था जिसकी वजह से हम लोग आज की डेट में जापानीज एनिमेटेड शोज को एनिमे बोलते हैं। तो अगर अब तुमसे कोई पूछे एनिमे की डेफिनेशन तो तुम उसे बता सकते हो कि इट इज द जापानीज एनिमेशन with a unique art style and storytelling, but often confused with Western cartoons, but has distinct characterism. तो नॉन एनिमे वॉचर्स को एनिमे का ओवरव्यू मिल गया और एनिमे वॉचर्स को एनिमे के बारे में और पता चल गया। So let's talk about the history of anime. The early beginnings, pre to 1950s, the foundation of Japanese animation. एनिमे एक ऐसी चीज है जो कि एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। ये ट्रेडिशनल जापानीज स्टोरी टेलिंग, वेस्टर्न एनिमेशन एंड फिल्म टेक्निक से इन्फ्लुएंस होकर बनी थी। ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग इन जापान। एनिमे से पहले जापान अपनी यूनिक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता था, जिससे एनिमे हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। इस ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग में एक बहुत ही फेमस तरीका था उकियो-ई, वुडन ब्लॉक्स प्रिंट्स। उकियो-ई इज अ जॉनर ऑफ जापानीज आर्ट दैट फ्लरिश्ड फ्रॉम 17th century to 19th century. इस जापानीज आर्ट स्टाइल में आर्टिस्ट वुडन ब्लॉक्स पे पेंटिंग करते थे ऑफ ब्यूटीफुल फीमेल्स, कुबुकी एक्टर्स, सुमो रेसलर, सीन्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड फोक टेल्स, ट्रैवल सीन्स एंड लैंडस्केप इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट इरोटिका पेंटिंग्स। एंड इस आर्ट स्टाइल के अंदर जितनी पेंटिंग्स आती थी वो सब हाईली डिटेल्ड होती थी और इसी चीज ने एनिमे को इन्फ्लुएंस किया हाईली डिटेल्ड बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। दूसरा है कामिशिबाई पेपर थिएटर। अगर तुमने बचपन में डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, हगीमारू ये सब शो ज्यादा देखे हैं तो तुमने इस तरीके की स्टोरी टेलिंग जरूर देखी होगी। इसमें स्टोरी टेलर पहले अपनी स्टोरी के हिसाब से पेंटिंग बना लेता है पेपर या बोर्ड पे, फिर नरेट करते टाइम फ्रेम बाय फ्रेम पेपर या बोर्ड बदलते रहता है और अपनी स्टोरी बताते रहता है। और इस चीज से एनिमे इन्फ्लुएंस हुई फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमें आज की डेट में इतनी स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलती है। अर्ली जापानीज एनिमेशन 1970 to 1930s। द फर्स्ट नोन जापानीज एनिमेशन नामाकुरा गताना 1917 बाय जून इची कोइची। ये एक साइलेंट शॉर्ट फिल्म थी सामुराई के ऊपर। अगर तुम्हें शॉर्ट फिल्म देखनी है तो तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 1917 के अगले साल ही 1918 में हमें एक और पायनियर देखने को मिलता है जिसे सितारो कितायामा ने बनाया था और इसका नाम उराशिमा तारो था। ये अडेप्टेशन थी क्लासिकल जापानीज फोक टेल की, जिसकी स्टोरी तुम्हें पता होगी अगर तुमने बचपन में डोरेमोन थोड़ा ज्यादा देखा है तो। मैं तुम्हें इसकी स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, अगर तुम्हें इसकी स्टोरी फैमिलियर से लगी तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि हाँ मैंने देखा हुआ ये वाला एपिसोड। तो ये एक यंग फिशरमैन की कहानी है जो कि एक कछुए की जान बचाता है। उसके बाद वो कछुआ उसे अपनी दुनिया में लेके जाता है जिस जगह का नाम होता है ड्रैगन किंग्स, और ये जगह पानी के नीचे होती है। उसके बाद फिर वो कछुआ उस आदमी को उस जगह पे छोड़ देता है जहां से वो उसे लेके गया था, लेकिन फिर वो टाइम में थोड़ा आगे ही चले जाते हैं पीछे चले जाता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। वैसे तुमने एक चीज ध्यान दी होगी, अनलाइक वेस्ट जहां वॉल्ट डिज्नी और वार्नर ब्रोस फुल लेंथ एपिसोड्स बना रहे थे, वहीं जापान मेनली फोकस कर रहा था शॉर्ट फिल्म्स विद एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और यहीं से हमें धीरे धीरे डिफरेंस देखने को मिलने लगा बिटवीन वेस्टर्न एनिमेटेड शोज एंड जापानीज एनिमेटेड शोज। लेकिन इसके बाद एरा आता है दी वॉरियर्स एंड प्रोपेगेंडा एनिमे 1930s to 1945। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड जापानीज गवर्नमेंट ने एनिमेशन का यूज किया अपना प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए, मच लाइक द यूएस डिड विद लूनी टून्स। मोमोतारो उमिनो शिनपाई 1945। ये जापान की पहली फीचर लेंथ एनिमे थी जिसे बनाया था नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए। और ये रिसर्च करते हुए मुझे 12th क्लास के इंग्लिश के पहले चैप्टर दी लास्ट लेसन की याद आ गई। उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखाया था कि कैसे गवर्नमेंट सॉफ्ट वेपन्स लाइक एनिमेशन एंड न्यूज एंड मीडिया का यूज करती है अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए। वैसे जो 1930s से लेकर 1940s के पीरियड था, इसमें एनिमे की आर्टिस्टिक ग्रोथ तो बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन इस पीरियड में जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी डेवलपमेंट दिखाई। द बर्थ ऑफ मॉडर्न एनिमे 1950s to 1960s। द ओसामा तेजुका एरा। द रोल ऑफ मांगा इन एनिमेस एवोल्यूशन। पोस्ट वॉर जापान में मांगा एकदम पीक पे थी क्योंकि एनिमेशन से चीप हुआ करती थी, लेकिन फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं सर ओसामू तेजुका और इन्हें बहुत ही बड़े टाइटल्स मिले हैं जैसे द गॉडफादर ऑफ मांगा एंड एनिमेस पायनियर। इन्होंने
बनाया एस्ट्रो बॉय को, जो कि पहली टीवी एनिमे सीरीज थी और इसने बहुत ही एनिमे ट्रोप्स को जन्म दिया, जैसे बड़े एक्सप्रेसिव आए होना जो कि डिज्नी से इंस्पायर्ड था। सेकंड, लिमिटेड एनिमेशन टू कट कॉस्ट। थर्ड, अनलाइक अमेरिकन शोज लाइक टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर, मिक्की माउस, जो कि बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए गए थे विथ नो डीप स्टोरी। वहीं इन कंपैरिजन टू दोस, एस्ट्रो बॉय में डीप स्टोरी टेलिंग थी विथ इमोशनल ब्लेंड। और सर ओसामू तेजुका के इन्फ्लुएंस की वजह से ही मुशी प्रोडक्शन एग्जिस्टेंस में आया और ये जापान का पहला मेजर एनिमेशन स्टूडियो था। द ग्रोथ ऑफ एनिमे स्टूडियो। टूई एनिमेशन वाज फाउंडेड एंड प्रोड्यूस्ड द व्हाइट स्नेक एन्चांट्रेस in 1958 and it was Japan's first color anime film. The 1960s saw TV anime like Sally the Witch in 1966 and it was one of the first magical girl series. After this, the best era came in existence, the expansion era, 1970s to 1980s. The rise of genres and iconic franchise came in existence. 1970s to 1980s बहुत ही crucial decades थे anime के लिए, क्योंकि यही वो टाइम था जब different genres anime में डेवलप होना शुरू हो गए थे और इसी टाइम में anime ने overseas popularity गेन करना भी शुरू कर दिया था। मेका एंड साई-फाई डोमिनेंस इन 1970s। जो सुपर रोबोट वाला जॉनर है, इसकी शुरुआत मजिंगर जी ने की थी और इससे इन्फ्लुएंस होकर और भी रियलिस्टिक मेका एनिमे एग्जिस्टेंस में आई, जिसकी शुरुआत मोबाइल सूट गंडम ने की थी। लेकिन ये इनिशियली तो एक फ्लॉप था, लेकिन बाद में चल के इसे लेजेंडरी मानने लग गए थे। इसके बाद 1978 में सर हायो मियाजाकी और सर इसाओ टाकाहाटा ने फ्यूचर बॉय कोनन बनाई, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग थी। द बर्थ ऑफ शोनेन एंड शोजो एनिमे। शोनेन एनिमे जो कि मेनली बॉयज के लिए बनाते हैं, इस जॉनर में हमें राइज तब देखने को मिलता है जब लुपिन थर्ड 1971 एंड कैप्टन हार्लोक 1978 रिलीज होती है। और शोजो एनिमे जो कि मेनली गर्ल्स के लिए बनाई जाती है, इसमें हमें तब राइज देखने को मिलता है जब दी रोज ऑफ वर्सिलिया 1978 रिलीज होती है। दी 1980s, दी बूम ऑफ एनिमे फिल्म्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस डेकेड में हमें 3 बड़े एनिमे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कीगा मूवी रिलीज होती है, जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी एनिमेशन और साइबरपंक एस्थेटिक होता है। फिर 1985 में स्टूडियो गिबली एग्जिस्टेंस में आता है और एक क्लासिकल एनिमे मूवी बनाता है 1988 में, जिसका नाम था माय नेबर टोरोटो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन और 10 साल वाले हिमांशु के हिसाब से द बेस्ट फ्रिक्शन, ड्रैगन बॉल इन 1986। सर अकीरा टोरियामा की इस लेजेंडरी क्रिएशन ने एनिमे को ग्लोबल फिनोमेना बना दिया और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है द गोल्डन एज 90s टू 2000। एनिमे गोस ग्लोबल। द 90s, अ न्यू वेव ऑफ एनिमे। नियॉन जेनेसिस इवांगेलियन 1995, द बेस्ट मेका एनिमे विद साइकोलॉजिकल डेप्थ। इन माय ओपिनियन दिस इज द पीक ऑफ मेका एनिमे। लोग कुछ भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से द बेस्ट मेका एनिमे इज इवांगेलियन। फिर 1997 में पोकेमॉन रिलीज होता है और ये रिलीज होते के साथ ही एक वर्ल्ड वाइड हिट बन जाता है और एनिमे को इंट्रोड्यूस करवाता है टू अ न्यू जनरेशन। फिर 1998 में काउबॉय पीपॉप रिलीज होता है, जिसके अंदर हमें मिक्स्ड जैज एंड डीप स्टोरी टेलिंग और स्पेस के बारे में देखने को मिलता है और ये बहुत ही अपीलिंग था टू इंटरनेशनल ऑडियंस। और इसके बाद शुरू होता है दी बिग 3 शोनेन एरा, वन पीस, नारुतो, ब्लीच। बैक टू बैक इतने बड़े एनिमे रिलीज होते हैं कि एनिमे का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। दी 2000s, डिजिटल एनिमेशन एंड स्ट्रीमिंग बिगिंस। स्पिरिटेड अवे 2001, जिसने ऑस्कर जीता और एनिमे के आर्टिस्टिक ग्रोथ प्रूफ की टू होल वर्ल्ड। फिर हमें वापस से 3 मेजर बड़े एनिमे देखने को मिलते हैं, डेथ नोट 2006, कोड गियास 2006 एंड अटैक ऑन टाइटन 2013। इन तीनों एनिमे ने एकदम कल्ट फैन फॉलोइंग गेन की। ये फैन फॉलोइंग बिग 3 के लेवल की तो नहीं थी, लेकिन उसके आसपास के लेवल की तो थी ही। और डेथ नोट की तो कुछ ज्यादा ही कल्ट फैन फॉलोइंग हो गई थी, क्योंकि जब भी किसी से पूछो कि भाई मैं कौन सा नया एनिमे देखूं, तो वो डेथ नोट ही सजेस्ट करता था। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी 11th क्लास की बायो टीचर को डेथ नोट ही सजेस्ट किया था देखने के लिए और उन्हें बहुत ही पसंद भी आई थी। दी स्ट्रीमिंग एरा 2010 टू प्रेजेंट, एनिमेस ग्लोबल डोमिनेंस। द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रीमिंग एंड स्मूल कास्ट। क्रंचीरोल एंड नेटफ्लिक्स, ये एक नया रेवोल्यूशन ले आया एनिमे इंडस्ट्री में। इनकी वजह से लोग कहीं पे भी रह के कोई भी एनिमे एंजॉय कर सकते थे। सिमिल कास्ट की वजह से एनिमे जापान के साथ ही इंटरनेशनली भी सेम डे पे रिलीज होने लगा, जिसकी वजह से लोग एक साथ देखते थे और उसके बाद फिर उसे डिस्कस भी करने लग जाते थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेबटून्स एंड न्यू ट्रेंड्स। वेबटून्स और मानवा की सक्सेस को देख के हमें इनके एनिमे एडेप्टेशन भी देखने को मिली, जैसे सोलो लेवलिंग एंड टावर ऑफ गॉड्स। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कोरियन टून्स की एडेप्टेशन देखने को मिली, वेस्टर्न शोज के साथ भी हमें कोलैबोरेशन देखने को मिला, जैसे साइबरपंक, सुसाइड स्क्वाड एंड मैनी मोर। और न्यू ट्रेंड्स की वजह से हमें सीजीआई का भी इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है एनिमेशन के अंदर, जिसका सबसे अच्छे से इस्तेमाल करती है ब्लीच एनिमे। सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमे एंड कार्टून? स्टोरी टेलिंग एंड टारगेट ऑडियंस। वेस्टर्न कार्टून्स लाइक स्पॉन्ज बॉब, टॉम एंड जेरी, जॉनी ब्रावो, ये सब एपिसोडिक होते हैं और इनका मेन टारगेट बच्चे होते हैं। यहाँ एपिसोडिक से मेरा ये मतलब है, इन शोज की स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम दिखा देते हैं जो कि एपिसोड के एंड में जाके सही हो जाती है। वहीं अगर हम एनिमे को देखें तो वो सीरियलाइज्ड स्टोरी टेलिंग फॉलो करते हैं, यानी एपिसोड के एंड में कोई क्लिफ हैंगर होगा जिसकी वजह से तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ेगा। ये सस्पेंस बना देते हैं कि लोगों को एंजाइटी होने लग जाती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, इसकी वजह से हमें अगला एपिसोड देखना ही पड़ता है। एंड एनिमे लाइक वन पीस, ब्लीच, मॉन्स्टर, एओटी, विनलैंड सागा, इन सब में डीप स्टोरी लाइन होती है, जिसकी वजह से टीनेजर्स और अडल्ट दोनों एज ग्रुप के लोग इन शोज को एंजॉय
कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो तुम्हें ये पॉइंट बताया इसमें एक लूप होल है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे एनिमे नहीं बनते जो कि बच्चों के लिए ना हो। बहुत सारे एनिमे होते हैं जो कि मेनली बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जैसे डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, परमैन, डिजिमोन, गॉन एंड मैनी मोर। ये सारे एनिमे भी एपिसोडिक होते हैं, लाइक हॉरिड हेनरी, एडवेंचर टाइम एंड अदर वेस्टर्न कार्टून्स। बट ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्न एनिमेटेड शोज बस बच्चों के लिए बनते हो। शोज लाइक इनविंसिबल, आर्कन, बोजैक एंड मोस्ट ऑफ द डीसी एनिमेटेड शोज, ये सब शोज बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि जापानीज एनिमेशन हो या वेस्टर्न एनिमेशन हो, दोनों में ऐसे शोज बनते हैं जो कि बच्चों के लिए भी होते हैं और बड़ों के लिए भी होते हैं। मतलब हमें दोनों ही जगह फुल रेंज ऑफ वैरायटी देखने को मिल जाती है। कुछ शोज बच्चों के लिए बनते हैं तो कुछ बड़ों के लिए बनते हैं। तो जो अब मैं डिफरेंस बताऊंगा वो एनिमे और वेस्टर्न एनिमेटेड शोज के बीच का होगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि कार्टून क्या होते हैं और वेस्टर्न एनिमेटेड शोज क्या होते हैं। तो कार्टून की दो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू गूगल। पहला, अ फनी ड्राइंग स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, एंड दूसरा, अ फिल्म दैट टेल्स अ स्टोरी बाय यूजिंग मूविंग ड्राइंग्स इंस्टेड ऑफ रियल पीपल एंड प्लेसेस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एनिमे हो या वेस्टर्न एनिमेशन हो, ये सब कार्टून्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एनिमे बच्चों के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि एनिमे बच्चों के लिए होता है तो अपनी फैमिली के साथ हाई स्कूल डीएक्सटी, रीड ऑफ हिलक्स और फ्लो इस टाइप के एनिमे देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि एनिमे बच्चों के लिए होता है या बड़ों के लिए। सो लेट्स बैक टू मेन टॉपिक एंड डिस्कस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमे एंड वेस्टर्न एनिमेटेड शोज। फर्स्ट, आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन। देखो ये दो ऐसी चीजें जो स्टूडियो टू स्टूडियो वेरी करती हैं, पर तब भी मोस्ट ऑफ द एनिमे के अंदर हमें एनिमेशन बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एनिमे रियलिस्टिक भी फील होता है। लेकिन वही वेस्ट के शोज के अंदर एनिमेशन उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है जितनी एनिमे के अंदर होती है। सेकंड डिफरेंस इज कल्चर एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस। देखो मोस्टली एनिमे डीपली रूटेड होते हैं जापानीज ट्रेडिशन, हिस्ट्री एंड बिलीफ्स लाइक सिनोटिज्म, बुद्धिज्म, सामुराई कोड एक्सेट्रा एंड थीम्स लाइक ऑनर, प्रिजर्वेरेंस, कलेक्टिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। ये मोस्टली चांस है कि हर एक एनिमे में देखने को मिल ही जाए। एनिमे बहुत सारी फिलोसॉफिकल थीम्स एक्सप्लोर करती है, जैसे एक्सिस्टेंशियलिज्म, नाहिलिज्म, आइडेंटिटी एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड कैरेक्टर्स ज्यादातर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरल डिलेमास फेस करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान को उनसे रिलेट करने से। वहीं अगर हम वेस्टर्न एनिमेशन में देखें तो वो ज्यादातर रूटेड है इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ्टन क्रिश्चियनिटी और सेकुलर वैल्यूज से। और इन शोज में मेनली थीम पर्सनल चॉइस, सेल्फ एम्पावरमेंट एंड हीरोइज्म होता है। और वेस्टर्न एनिमेशन में ज्यादातर शोज जो बनते हैं उनका मेन एम होता है ह्यूमर, सार्केज्म एंड फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट देना। और इसी वजह से हमें इन शोज के अंदर फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलता है और डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे गुड वर्सेस इवल। और इसी वजह से लेस एम्फसाइज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन पे एंड ऑफ्टन प्रायोरिटाइज एक्शन, कॉमेडी एंड सटायर। बट शोज लाइक बोजैक हॉर्समैन, रिक एंड मॉर्टी आर एक्सेप्शन, बट स्टिल दे यूज अ वेस्टर्न लेंस लाइक सिनिकिज्म एंड अब्सर्डिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एवेंजेलियन एनिमे को ले लेता हूं। ये एनिमे डिप्रेशन, रिलीजियस सिंबल्स एंड एक्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को एक्सप्लोर करती है थ्रू साइ-फाई एंड मेका बैटल्स। वहीं अगर मैं रिक एंड मॉर्टी को देखूं, सो इट यूजेस डार्क ह्यूमर एंड सटायर टू क्वेश्चन रियलिटी, मीनिंग एंड ह्यूमन नेचर, मोर सार्कास्टिक, लेस इमोशनल। इन शॉर्ट, एनिमे इज स्पिरिचुअल, इंट्रोस्पेक्टिव एंड इमोशनली कॉम्प्लेक्स, एंड वेस्टर्न एनिमेशन इज अबाउट एक्शन, ह्यूमर, ऑफ्टन मोरलिस्टिक। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट्स मेक एनिमे यूनिक? फर्स्ट, डीप स्टोरी टेलिंग एंड थीम्स। देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझाने का फायदा नहीं है, क्योंकि एनिमे वॉचर्स को पता है कि एनिमे के अंदर कितनी डीप स्टोरी टेलिंग होती है। और नॉन एनिमे वॉचर्स को मैं कुछ एनिमे बता देता हूँ, वो एनिमे देखना और उसके बाद मुझे बताना कि एनिमे के अंदर डीप स्टोरीज हैं या नहीं। सेकंड थिंग दैट मेक्स एनिमे यूनिक इज जॉनर डाइवर्सिटी। एनिमे के अंदर इतने ज्यादा जॉनर्स है कि मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तब भी तुम्हें टॉप 10 बता देता हूँ। फर्स्ट, शोनेन, टारगेट ऑडियंस टीन बॉयज बट एंजॉयड बाय एवरीवन। थीम मेनली फ्रेंडशिप, राइवलरी, सेल्फ ग्रोथ, करेज। कॉमन ट्रोप्स, पावर अप्स, ट्रेनिंग आर्क्स, टूर्नामेंट आर्क्स, लॉर्ड प्रोटैगनिस्ट। एग्जांपल, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ड्रैगन बॉल। सेकंड जॉनर, शोजो, टारगेट ऑडियंस टीन गर्ल्स। थीम्स मेनली रोमांस, फ्रेंडशिप, इमोशनल, स्कूल लाइफ, मैजिकल गर्ल्स। कॉमन ट्रोप्स, लव ट्रायंगल, इनर मोनोलॉग्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। एग्जांपल, सेलर मून, फ्रूट बास्केट, माय हैप्पी मैरिज। थर्ड जॉनर, सेनेन, टारगेट ऑडियंस 18+ men, but again not exclusive. Themes, complex character, dark storytelling, violence, philosophy, politics. Common tropes, psychological elements, realistic action. Example, monster, villain saga, psychopath, Tokyo Berserk. Fourth genre, Joishi, target audience, adult women. Themes, mature relationship, real life issues, romance, slice of life. Common tropes, realistic dialogues, slower pacing, emotional depth. Example, Nana, Paradise Kiss, Honey and Lemon, My Happy Marriage. Fifth, Isekai, premise, प्रोटैगनिस्ट किसी और दुनिया में चले जाता है या पैदा हो जाता है। थीम्स, एस्केपिज्म, एडवेंचर, गेम, मैकेनिक्स, ओवरपावर्ड एमसीज। एग्जांपल, रीज़ीरो, मुशिको टेंसाई, नो गेम नो लाइफ। सिक्स्थ जॉनर, मेका, फोकस, जायंट रोबोट्स, फ्यूचरिस्टिक टेक, वॉर, फिलोसॉफिकल डिलेमास। थीम,
war, identity, politics, human versus technology. Example, Evangelion, Mobile Suit Gundam, Code Geass 86. Seventh genre, slice of life. Focus, everyday life, emotions, relationships, personal growth. Theme, simplicity, realism, nostalgia. Example, Mob Psycho, Your Line April 8th, philosophical and thriller. Focus, mind games, suspense, complex characters. Themes, morality, justice, fear, manipulation. Example, Death Note, Perfect Blue, Monster. 9th, sports and competition. Focus, athletic competition, teamwork, personal growth. Themes, perseverance, rivalry, motivations. Example, Haikyuu, Blue Lock, Hajime no Ippo. Number 10th, fantasy and supernatural. Focus, magical worlds, mythical creatures, superpowers. Theme, destiny, war, heroism, spiritual journey. Example, Bleach, Full Metal Alchemist, Jujutsu Kaisen. देखो ये तो थे टॉप 10 जॉनर। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉनर्स हैं एनिमे के अंदर, तो इससे तुम्हें एनिमे की डाइवर्सिटी का तो पता चल ही गया होगा। एंड माय फाइनल थॉट ऑन दिस वीडियो इज एनिमे isn't a phase, it's a reflection of life, culture and emotions that connects with millions. You don't grow out of anime, you grow with it. तो तुम्हें हर महीने के अंदर एक नए एनिमे के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। वैसे तुम्हें पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब से तुम्हें अलग अलग जॉनर्स पे देखने को मिलेगी।